गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। किसान आंदोलन हुआ उग्र, तोड़फोड़ और आगजनी पर उतरे किसान। पूर्व सीएम शांता कुमार की पत्नी की कोरोना से मौत, टांडा में ली अंतिम सांस। नेपाल में उल्टा पड़ा दांव तो चीनी मीडिया ने भारत पर निकाला गुस्सा, लगाया जासूसी का आरोप। और रात 10 बजे के बाद शिमला रिज पर नहीं मनाया जा सकेगा नए साल का जश्न। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीप टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने आंदोलन तेज कर दिया है। पंजाब में तो तोड़फोड़ और आगजनी पर उतरे किसानों ने आंदोलन का रुख ही मोड़ दिया है। लुधियाना में रिलायंस के एक पेट्रोल पंप को किसानों ने घेर कर इस पेट्रोल पंप से किसी को भी पेट्रोल और डीजल नहीं डलवाने दिया। धरने पर बैठे किसानों के मुताबिक दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों की उन्हें चिंता है और उन्हीं के समर्थन में उन्होंने यह कदम उठाया है। वहीं पंजाब के भटिंडा में बीजेपी दफ्तर का घेराव करने जा रहे भारतीय किसान यूनियन के किसानों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की। इसके बाद वहां पर किसानों और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। किसान बैरिकेडिंग तोड़कर बीजेपी दफ्तर में घुसे और वहां पर जमकर तोड़फोड़ की। पंजाब में किसान आंदोलन के दौरान मोबाइल टावर निशाने पर लिए गए हैं, जिससे पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह सख्त नाराज दिखे। इस प्रकार की हरकत को बर्दाश्त न करने की उन्होंने चेतावनी भी दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पुलिस को मोबाइल टावरों को निशाना बनाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने पंजाब में 1500 से अधिक मोबाइल टावरों को अपना निशाना बनाया है। इससे राज्य में दूरसंचार सेवाएं प्रभावित हुई हैं। राज्य के 22 जिलों में कुल 21,306 मोबाइल टावर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह राज्य में किसी भी कीमत पर अराजकता की स्थिति पैदा नहीं होने देंगे और किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिंह ने कहा कि उन्होंने इस बारे में कई बार अपील की, लेकिन इसे नज़रअंदाज किया गया। इस वजह से उन्हें अपना रुख सख्त करना पड़ा। यदि मोबाइल सेवाएं प्रभावित होती है तो इससे आम लोग, विद्यार्थी, घर से काम कर रहे लोगों के अलावा बैंकिंग सेवाओं पर भी असर पड़ेगा। जालंधर में जियो की तारों को जला दिया गया था। राज्य में जियो के 9000 मोबाइल टावर है। ज़्यादातर टावरों की पावर सप्लाई बंद की जा रही है। एक स्थान पर तो कुछ लोग मोबाइल टावर के लिए लगे जनरेटर को भी खींच कर ले गए। 25 दिसंबर को क्षतिग्रस्त टावरों की संख्या 700 थी। अब ये संख्या बढ़कर 1500 से अधिक हो गई है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के बीच पंजाब में रिलायंस जियो के मोबाइल टावरों में तोड़फोड़ की खबरें सुर्खियों में हैं। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध किसान पिछले 1 महीने से अधिक समय से कर रहे हैं, लेकिन अब ये विरोध धीरे धीरे राजनीति की आग में झुलसता जा रहा है। अंबानी और अडानी को निशाना बनाकर किसानों को भड़काऊ बयानों और उग्र आंदोलन की राह पर ढकेलने वालों को ये समझने की आवश्यकता भी रहेगी कि अभी अंबानी और अडानी किसानों की फसलों को नहीं खरीदते हैं। संपत्ति के नुकसान से आंदोलन कितना कामयाब हो पाएगा, ये देखना अभी बाकी है। और अब एक दुखद खबर। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम शांता कुमार की पत्नी का कोरोना की वजह से निधन हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की पत्नी संतोष शैलजा कोरोना संक्रमित होने के बाद कांगड़ा के टांडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती थी। उन्हें 4 दिन पहले कोरोना हो गया था। मंगलवार सुबह संतोष शैलजा ने अंतिम सांस ली। वो 75 साल की थी। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने निधन पर शोक जताया है। कांगड़ा के सीएमओ डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने शांता की पत्नी के निधन की पुष्टि की है। पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार की पत्नी संतोष शैलजा की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा में मंगलवार सुबह 4 बजे मौत हो गई। उनकी मौत से उनके रिश्तेदार व परिवार सहित अन्य नज़दीकी लोग सदमे में हैं। शैलजा कुछ दिनों से कोविड-19 संक्रमित थी और उपचार के लिए उन्हें
टांडा अस्पताल में दाखिल किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार भी कोरोना पॉजिटिव है और वह भी टांडा मेडिकल अस्पताल में उपचाराधीन है। 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने शांता कुमार को फोन करके उनका हाल चाल पूछा था। इसकी जानकारी शांता कुमार ने सोशल मीडिया पर दी थी। संतोष शैलजा की पहचान एक लेखिका और अध्यापिका के तौर पर थी। उनकी मृत्यु पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री शांता कुमार जी के धर्मपत्नी जी का निधन आज सुबह 4 बजे हुआ है और पिछले कुछ दिनों से वो कोविड के चलते संक्रमित होकर के उपचाराधीन थी टांडा मेडिकल कॉलेज में। शांता जी की धर्मपत्नी शैलजा जी एक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ करके उन्होंने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है और उस दृष्टि से बहुत सारी किताबों में लेखन के रूप में आज भी उनको पढ़ा जाता है। एक अच्छे लेखक के नाते उन्होंने अपना जो योगदान दिया है वो हमेशा हम स्मरण करते रहे। मैं उनकी इस मृत्यु पर बहुत व्यक्तिगत रूप से आहत हूँ और ईश्वर परिवार को उस दुख की दुख से जो है उभरने के लिए जो है शक्ति दे, इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। उनकी मृत्यु पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर राधा रमन शास्त्री ने कहा कि वह एक बेहतरीन लेखिका के अलावा व्यवहारिकता की धनी थी। वो बहुत विदुषी थी, लेखिका थी, सामाजिकता से भरी पड़ी थी और शांता जी के सानिध्य के कारण से वो उनका सारा जो पारिवारिक जीवन है वो बहुत ही अच्छा बीता और मेरा तो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही नज़दीकी संबंध रहे हैं इस परिवार से, क्योंकि मैं और शांता जी शुरू से ही 19 महीने तो बल्कि जेल में रहे, नाहन जेल में 1975 में, और फिर उसके बाद से जब से भी राजनीति में रहे तो शांता जी का और मेरा आपस का जो संबंध है वो काफ़ी सुखद रहा है और है। तो इस घड़ी में मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करूँगा कि परिवार को और शांता जी को इस असह्य दुख को सहन करने की शक्ति दे भगवान और दिवंगत आत्मा को शांति मिले। भारत में एक कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चीनी ड्रैगन नेपाल ने इसी कहावत को चरितार्थ करने में जुट गया है। अब तक नेपाल सरकार को अपने इशारों पर नचाने वाला चीन नेपाल में बदली हुई परिस्थितियों से इतना घबराया हुआ है कि भारत पर जासूसी करने का आरोप लगा रहा है। यही नहीं, चीन का सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स चीनी मंत्री के खुलेआम नेपाल की राजनीति में हस्तक्षेप के बाद भी उल्टे भारत पर नेपाल की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का आरोप लगा रहा है। भारत अमेरिका के करीब आए नेपाल को अपने हाथ से फिसलता देखकर चीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के दोनों ही धड़ों के नेताओं पीएम ओली और पुष्प कमल दहल प्रचंड को मनाने के लिए अंतिम प्रयास कर रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय ने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के परस्पर विरोधी गुटों से अनुरोध किया है कि वे अपने विवाद को ठीक तरीके से संभालें और राजनीतिक स्थिरता का प्रयास करें। चीन का कहना है कि उनका लक्ष्य एनसीपी के दोनों ही धड़ों के बीच राजनीतिक सुलह करवाना है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि चीन ने नेपाल की राजनीतिक स्थिति के घटनाक्रम का संज्ञान लिया है। चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि चीन ने बेल्ट एंड रोड के तहत नेपाल में बड़े पैमाने पर निवेश किया है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि नेपाल के हालात पर चीन के चिंता करने का वाजिब कारण है। यह दो दलों के बीच सहयोग है, न कि नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। एक अन्य चीनी विशेषज्ञ हु जियोंग ने कहा कि मुझे नेपाली विद्वानों ने बताया कि भारत ने अपने खुफिया एजेंटों को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं पर नज़र रखने के लिए भेजा है। ये भारतीय जासूस चीनी मंत्री और नेपाली नेताओं के बीच होने वाली बातचीत की भी जासूसी कर रहा है। शिमला में नए साल का जश्न इस बार कोरोना के कारण फीका रहने वाला है। रात 10 बजे के बाद शिमला में कर्फ्यू होने के कारण रिज मैदान में जश्न मनाने की इजाज़त नहीं होगी। शिमला पुलिस ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए हैं और शहर को 7 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें
500 जवान सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात किए गए हैं। इसके अतिरिक्त ड्रोन कैमरा और सीसीटीवी कैमरे से नज़र रखी जाएगी। शिमला एसपी मोहित चावला ने पर्यटकों से अपील की है कि कोरोना से बचने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। शिमला में प्रेस वार्ता कर एसपी शिमला मोहित चावला ने कहा कि पर्यटकों को नए साल के जश्न में 2 चीज़ों का खास ख्याल रखना होगा, जिसमें रात्रि कर्फ्यू और कोरोना के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाना जरूरी है, क्योंकि शिमला जिला में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू है। ऐसे में 10 बजे के बाद किसी को भी बाहर घूमने की इजाज़त नहीं होगी। पर्यटक 10 बजने पर अपने होटल चले जाएं। सुरक्षा की दृष्टि से शिमला शहर को 7 सेक्टर में बांटा गया है और ट्रैफिक को लेकर 8 सेक्टर निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा शोघी बैरियर पर भी एक गैजेटेड अधिकारी को निगरानी के लिए तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के अलावा ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली है। पुलिस बल की 6 रिजर्व टीमें रखी गई हैं। इसमें एक महिला टीम भी शामिल है। सिक्योरिटी को भी तैनात किया गया है। हमारे शिमला के वासियों को, हमारे प्रदेश वासियों को और जो सैलानी यहाँ पे हैं और जो आने का प्लान कर रहे हैं, उनको शिमला पुलिस की तरफ से, शिमला प्रशासन की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। शिमला क्वीन ऑफ हिल है, बहुत ओरिएंटेशन, बहुत टूरिस्ट आते हैं। हाल फिलहाल में हमने अभी 25 दिसंबर को देखा, हमारी एंटिसिपेशन और प्रोजेक्शन से ज़्यादा यहाँ टूरिस्ट आए, बहुत चहल पहल थी। आप सब टूरिस्ट का यहाँ पे स्वागत है 31 को। 2 बातें ध्यान में रखिएगा, अभी भी शिमला ज़िला में रात को 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू है, कृपया इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा। दूसरा, कोविड अभी भी हमारे बीच में है। जो भी कोविड प्रोटोकॉल, कोविड से रिलेटेड डायरेक्शंस हैं, काइंडली उसको फॉलो करें। हमारे यहाँ पे ट्रैफिक के 8 सेक्टर हैं और लॉ एंड ऑर्डर के हमने एक बारी 7 सेक्टर बनाए हैं कोविड को ध्यान में रखते हुए। 3 प्रमुख बिंदु रहेंगे। जो हमारा शिमला ज़िले का इम्पॉर्टेंट बैरियर एंट्री पॉइंट है शोगी एक गस्टेड ऑफिसर वहाँ पे डिप्यूट रहेंगे। ये पीछे 5 दिन से, मतलब 25 से ही डिप्यूटेड है और अगले 10 दिन तक डिप्यूट रहेंगे। 31 की तैयारियाँ ज़्यादा रहेंगी। दूसरा हमारा कंसर्न रहेगा शहर का फ्लो ऑफ ट्रैफिक, पार्किंग मैनेजमेंट और सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ द टूरिस्ट। मशोबरा, कुफरी, अब तो नारकंडा तक टूरिस्ट जा रहे हैं, तो उसकी भी हमने तैयारियाँ कर ली हैं। हमने इसमें 6 पुलिस की रिजर्व्स अतिरिक्त बल हमने तैनात किया है, जिसमें 1 महिला रिजर्व है लोगों की सुरक्षा को देखते हुए। इसके अलावा हमारी स्पेशल एक्शन ग्रुप, हमारे स्मार्ट कमांडोज और हमारी QRT टीम भी डिप्यूटेड है। ये 25 से ही हमने डिप्यूट कर दी है। ट्रैफिक में हमारी रफ्तार स्क्वाड को बहुत अच्छा लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमारी मोटर बाइक स्क्वाड भी रहेगी, हमारी इंटरसेप्टर और हमारी PCR गाड़ियाँ भी ट्रैफिक व्यवस्थाओं को देखती रहेंगी। मैं, मेरी टीम, हमारे सीनियर अधिकारी 30 अभी भी रोज़ जायज़ा ले रहे हैं। 31 तक, आगे भी मिडनाइट तक लोगों की सुरक्षा में तत्पर रहेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स।